यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, दैट इज द मैट, एएमटी और एसईजेड। ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे और मैं बता दूं ये एग्जाम में आपके अप्रॉक्स 8 मार्क्स है वो कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज द मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। एक चीज बता दूं, मैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनी। वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, ऑल कंपनीज पे लगता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस मैट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज। अब एक बात समझना, यहां पे मैट में जो चार्जिंग सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 115 जेबी। 115 जेबी ये बोलती है कि जो भी कंपनी रहेगी, कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स आता है, जो भी कंपनी का नॉर्मल टैक्स आता है एंड बुक प्रॉफिट का 15% विच एवर इज हायर रहेगा वो हायर पे करना पड़ेगा। और मैं बता दूं ये बुक प्रॉफिट का 15% है, इसी को मैट बोला जाता है। सर क्वेश्चन ये आता है कंपनी का नॉर्मल टैक्स कैसे निकालते हैं? तो कंपनी का नॉर्मल टैक्स निकालने के लिए यू नो दैट डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट कितनी रहती है? 25% और 30%। नॉर्मली टैक्स रेट इज 30%, बट टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर 1920 का अगर आपका अप टू 400 करोड़ है तो 25%। अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30% टैक्स लगता है। फॉरेन कंपनी के केस में 40% टैक्स लगता है। ये नॉर्मल टैक्स हो गया। इसमें आप सरचार्ज भी ऐड करते हो। आंसर इज यस। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, फॉरेन कंपनी के केस में 2%। एंड अगर आपका टोटल इनकम है वो मोर देन 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 5% है। ये आप सरचार्ज ऐड करते हो। और हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो आप 5 सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो आप 4% ऐड करते हो। अब एक चीज समझना, तो एक तो आपका हो गया नॉर्मल टैक्स करके, ठीक है। तो जैसे ही आप नॉर्मल टैक्स निकाल देते हो, अब इस नॉर्मल टैक्स को आपको कंपेयर करना पड़ेगा मैट से। और मैट किसको बोलते हैं? बुक प्रॉफिट का 15%। जो बुक प्रॉफिट है उसका 15% है, इसको हम मैट बोलते हैं। विच एवर इज हायर है वो आपको पे करना रहेगा। लेकिन एक चीज समझना सर, ये बुक प्रॉफिट का जब 15% हम करेंगे तो क्या इसमें भी सरचार्ज वगैरह कंसिडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस। दिस बुक प्रॉफिट इज लाइक योर टोटल इनकम ओनली। बुक प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ तक है, तो आप सरचार्ज कंसिडर करेंगे 7% और 2%। बट अगर बुक प्रॉफिट है वो आपका 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कंसिडर करेंगे 12% और 5%। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो आपको 4% ऐड करना है। मींस आपको मैं बताऊं ना, यहां पे जब आप मैट कैलकुलेट करते हो तो 15% रेट, बुक प्रॉफिट इज लाइक अ टोटल इनकम ओनली। और बुक प्रॉफिट को ऐसे टोटल इनकम की तरह ही ट्रीट करना है, उस पर सरचार्ज वगैरह के लिए एज वेल एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको हमेशा ऐड करना ही है करके। अब एक चीज समझना, मैंने बोला मैट का रेट है वो 15% लगेगा बुक प्रॉफिट पे। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपकी कंपनी आईएफएससी में लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, और आपकी जो इनकम है वो होली इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में इनकम होती है, तो यहां पे 15% की जगह आपका जो मैट का रेट है वो 9% हो जाएगा। 15% की जगह आपका जो मैट का रेट है वो 9% हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि सर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें? क्योंकि बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है तो आपको ये टॉपिक आता है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता तो आपको ये टॉपिक नहीं आता। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो देखिए, बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन बड़ा ही इजी है। जैसा जैसा मैं सुनाता हूं वैसे वैसे सुनते जाना, समझते जाना। इजीली आपको 10 to 15 मिनट्स में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है। लेकिन सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है कौन सा वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इनकम टैक्स एक्ट वाला या कंपनीज एक्ट वाला? राइट आंसर इज कंपनीज एक्ट वाला। तो जो कंपनीज एक्ट वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप पकड़ लो। सबसे पहले आप एक काम करिए, उसका जो नेट प्रॉफिट रहता है उस नेट प्रॉफिट को आप लेंगे करके, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है, ऑब्वियसली डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंडिचर इधर डाले होंगे, क्रेडिट साइड में कुछ इनकम डाली होगी। आप स्टार्ट करेंगे इस नेट प्रॉफिट से, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है, आपको यहां पे बुक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आपको नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? नेट प्रॉफिट लेना है एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से। जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट होता है वो आप ले लीजिए और वहां से चालू करिए। लेकिन सर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो शेड्यूल 3 का पीएनडल बनता है ना, शेड्यूल 3 वाला जो पीएनडल है वो पीएनडल आपको यहां पे लेना है करके, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ सर, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने अकाउंट्स नहीं बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या उन पे मैट नहीं लगेगा? गाइस उन पे भी मैट लगेगा, लेकिन उनके लिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंपनीज एक्ट वाला नहीं लेना है, वो रेस्पेक्टिव एक्ट वाला, मींस इलेक्ट्रिसिटी वाला या फिर बैंकिंग वाला, इंश्योरेंस वाला, रेस्पेक्टिव वाला एक्ट लेना है। और उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट लेके और आपको बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। अब एक चीज समझना, तो पहले मैंने क्या बोला, आप एक काम करिए, पीएनडल ले लीजिए। कौन
सा वाला, कंपनीज एक्ट वाला, शेड्यूल 3 वाला। बट उसके जो 3 एक्सेप्शन मैंने बताए कौन कौन से, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज द आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके लिए रेस्पेक्टिव लॉ के हिसाब से जो पी&एल है वो लीजिए और उसका नेट प्रॉफिट लीजिए। अब एक चीज समझना, कुछ चीजें आपको ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है, आपको बुक प्रॉफिट मिल जाएगा। सबसे पहले पी&एल के डेबिट साइड में इधर देखना, पी&एल के डेबिट साइड में अगर कोई इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है या डीडीटी दे रखा है, उसको आपको एड बैक करना है, ये डिसअलाउड हो जाएगा। मैंने क्या क्या बोला, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन सेस, सरचार्ज या डीडीटी पी&एल के डेबिट में दे रखा है, इसको आप एड बैक कर दीजिए। एक बात बताओ, आप पीजीबीपी में भी तो यही करते थे। जब आप पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं तो वहां पे भी इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, एजुकेशन सेस, सरचार्ज या डीडीटी है, वो वहां पे भी अलाउ नहीं होता, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, एड बैक करते हैं। अब देखो डीडीटी तो आजकल होता ही नहीं है करके, ठीक है, बट लॉ में लिखा हुआ है इसलिए मैंने बुक में भी लिखा है। तो देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप पी&एल के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, उसको आप वापस से एड बैक कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं ना, तो पीजीबीपी में तो क्या होता है कि अगर इनकम टैक्स का कोई भी पेनल्टी है, मींस कोई भी पेनल्टी होता है, वहां पे अपन एड बैक करते हैं, डिसअलाउड होता है। लेकिन बेटा यहां पेनल्टी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो अगर यहां पे मैट कैलकुलेट करते टाइम पी&एल के डेबिट में इनकम टैक्स का पेनल्टी दे रखा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो अलाउ हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जो मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ यहां पे जो चीजें दे रखी है वो ही आपको करनी है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, पी&एल के डेबिट में अगर कोई इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, आप उसको क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए। अब एक चीज समझना, पी&एल के डेबिट साइड में अगर आपको दे रखा है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, भैया वो कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सिंकिंग फंड रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है करके, ठीक है, उसको आप क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए। लेकिन एक चीज समझना, जब ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है उसको अपन एड बैक कर रहे हैं, तो पी&एल के क्रेडिट साइड में, पी&एल के क्रेडिट साइड में अगर ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है, किसी और रिजर्व से आप पैसा लेके आ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है ना, तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए पी&एल के डेबिट साइड में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है, उसको आप एड बैक कर दीजिए। पी&एल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है, तो आप उसको क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। लेकिन एक चीज समझना, ये ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है ना, ये लेस होता है, लेकिन ये लेस तभी होगा जब जिस ईयर में वो रिजर्व बना था उस ईयर आपका बुक प्रॉफिट ऐड हुआ था। मींस जिस ईयर में वो रिजर्व बना था, जिस रिजर्व से आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिस ईयर में वो रिजर्व बना था उस ईयर में आपका बुक प्रॉफिट ऐड हुआ था, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड हुआ था, तभी आप उसको लेस करोगे, अदरवाइज लेस नहीं करोगे। तो देखो मैंने क्या बोला, एक बार मैं वापस से समझाता हूं। देखिए पी&एल के डेबिट साइड में अगर ट्रांसफर टू एनी रिजर्व दे रखा है उसको आप एड बैक कर दीजिए। पी&एल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है उसको लेस करेंगे, लेकिन वो लेस तभी करेंगे जब वो रिजर्व पी&एल के थ्रू बना था। अगर वो रिजर्व पी&एल के थ्रू बना था तो लेस होगा, अदरवाइज वो लेस नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, पी&एल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखा है या प्रोविजन फॉर द अनअसर्टेन लायबिलिटी दे रखा है, तो आप उसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। या फिर प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट पी&एल के डेबिट साइड में दे रखा है, तो आप उसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। पी&एल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन फॉर द अनअसर्टेन लायबिलिटी दे रखा है, आप उसको ऐड कर दीजिए। प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट दे रखा है, उसको आप ऐड करेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे ध्यान देना, मैंने बोला प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन फॉर द अनअसर्टेन लायबिलिटी आपको एड बैक करना है, लेकिन एक चीज समझना, ओनली कंटीजेंट लायबिलिटी या अनअसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन है तो ही ऐड करना है। अगर वो प्रोविजन आपने एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से बनाया हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक या रैशनल बेसिस पे आपने बनाया हुआ है, तो आपको डिसअलाउड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी या अनअसर्टेन लायबिलिटी वाला है वो ही आपको ऐड करना है। अगर वो प्रोविजन बनाया हुआ है आपने एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से, रैशनल बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे, तो उसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, वो डिसअलाउड नहीं, वो यहां पे अलाउ हो जाएगा। अब एक चीज समझना, एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, क्या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, और ऐसा लिखता है एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से बनाया है करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप पीजीबीपी में जाते हैं तो पीजीबीपी में तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी हमेशा डिसअलाउड होता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 7 के हिसाब से।
तो जो सेक्शन 40 है सब सेक्शन 7 है उसके हिसाब से प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है वो पीजीबीपी हेड में तो क्या होता है, ऐड हो जाता है करके डिसअलाउड हो जाता है। लेकिन बेटा यहां पे अलाउ हो जाएगा, यहां पे सिर्फ अगर वो अनअसर्टेन लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन है तो ही डिसअलाउड होता है। अगर वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी वो साइंटिफिक या रैशनल बेसिस पे बनाया हुआ है तो यहां पे आपका अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अभी तक मैंने आपको तीन चार चीजें बताई। सबसे पहले पीएनडल के डेबिट में इनकम टैक्स डाला हुआ, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन सेस, सरचार्ज, डीडीटी ऐड कर दीजिए। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है उसको ऐड कर दीजिए। ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है उसको लेस करेंगे, लेकिन लेस तभी करेंगे जब वो रिजर्व पीएनडल के थ्रू बना था। पीएनडल के डेबिट में अगर मान लो प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर द अनसर्टेन लायबिलिटी दे रखा है तो उसको आप ऐड कर दीजिए, या प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ असेट दे रखा है उसको भी आप ऐड करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह दे रखा है तो आपको उसको ऐड बैक करना है। अब एक चीज समझना, पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11, 12, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11, 12 तो उस पर मैट नहीं लगेगा, आप उसको लेस कर दीजिए। और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर पीएनडल के डेबिट में दे रखे तो उसको आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला, ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11, 12। 10 में कौन सी एग्जेम्प्ट होती है, जैसे 10(1) एग्रीकल्चर इनकम, अगर पीएनडल के क्रेडिट साइड में दे रखी है आप उसको लेस कर दीजिए। उससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट साइड में दे रखे हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। अब एक और चीज समझना यहां पे, अगर पीएनडल के डेबिट साइड में डेफर्ड टैक्स दे रखा है करके, ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स दे रखा है पीएनडल के डेबिट में, उसको आप ऐड कर दीजिए। और पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर डेफर्ड टैक्स दे रखा है तो उसको आप लेस कर दीजिए। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी है उसको किसी एओपी बीओआई से शेयर मिलता है, तो जब कंपनी किसी एओपी बीओआई में जब मेंबर होती है ना, तो वो एओपी बीओआई ऐसे भी एमएमआर की रेट से टैक्स भर देता है। तो किसी एओपी बीओआई से शेयर मिलता है, कंपनी ने पीएनडल के क्रेडिट साइड में डाल रखा है, उसको आप लेस कर दीजिए क्योंकि उस पर मैट नहीं लगेगा, और उससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट में दे रखे हैं तो आप उसको ऐड कर दीजिए करके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई। सबसे पहली चीज तो ये कि पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर आपको कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11, 12 इनकम टैक्स में, उसको आप लेस कर दीजिए। उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट में दे रखे आप उसको ऐड कर दीजिए। किसी एओपी बीओआई से शेयर मिला, वो पीएनडल के क्रेडिट साइड में आप लेस कर दीजिए, उससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट में दे रखे आप ऐड कर दीजिए करके, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स पीएनडल के क्रेडिट में दे रखा है तो आप लेस कर दीजिए, और डेफर्ड टैक्स पीएनडल के डेबिट में दे रखा है तो आप उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एक और चीज समझना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट आता है, और वो इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ये बोलता है कि आपके पीएनडल के डेबिट साइड में अगर कोई डेप्रीशिएशन दे रखा है, अब पीएनडल के डेबिट साइड में डेप्रीशिएशन कंपनीज एक्ट वाला होगा, आप टोटल डेप्रीशिएशन को एड बैक कर दीजिए, मींस डिसअलाउड कर दीजिए। पीएनडल के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा है वो कौन सा रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट वाला या कंपनीज एक्ट वाला, अरे खजूर कंपनीज एक्ट वाला रहेगा। तो कंपनीज एक्ट वाला जो डेप्रीशिएशन पीएनडल के डेबिट में दे रखा है उसको टोटल डेप्रीशिएशन को आप डिसअलाउड कर दीजिए, लेकिन डेप्रीशिएशन लेस होगा। कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट वाला, ना बाबा ना। यहां इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। मैट कैलकुलेशन में वी आर जस्ट प्लेइंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो मैंने क्या बोला, देखिए पीएनडल के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा है उसको पूरे को ऐड कर दो, लेस होगा, लेकिन एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। रीवैल्यूड असेट के डेप्रीशिएशन को आप छोड़ दीजिए, बाकी वाला जो प्योर डेप्रीशिएशन है ना, वो प्योर डेप्रीशिएशन कंपनीज एक्ट वाला आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला, पीएनडल के डेबिट में जो टोटल डेप्रीशिएशन है उसको ऐड कर दीजिए, और आप डेप्रीशिएशन लेस करेंगे कंपनीज एक्ट वाला ही, लेकिन रीवैल्यूड डेप्रीशिएशन को छोड़ के, जो रीवैल्यूड एसेट पे डेप्रीशिएशन है उसको छोड़ के जो प्योर डेप्रीशिएशन है उसको आप लेस करेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर पीएनडल के क्रेडिट साइड में आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ ट्रांसफर किया पैसा, मींस रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ पैसा लेके आए हैं, तो क्या वो भी लेस होगा, आंसर इज वो लेस होगा टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। जितना आपका रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उस हद तक अगर आपने पीएनडल के क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आए हैं तो वो लेस होगा। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैंने तीन चीजें बोली, समझने की कोशिश करना। पहले पीएनडल के डेबिट साइड में जितना डेप्रीशिएशन है ना पूरा एड बैक कर दो,
उसमें से रीवैल्यूड वाले डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो प्योर डेप्रीशिएशन है वो आप लेस कर दीजिए, कंपनीज एक्ट वाला ही। अब एक बात समझना, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ विड्रॉ किया पीएनडल के क्रेडिट साइड में, वो लेस होगा, बट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट, जितना रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उस हद तक, टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट है उतना लेस होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन 40 का है, आपने विड्रॉ 40 किया, 40 लेस होगा। अगर आपने 50 किया तो 40 लेस होगा, आपने 30 किया तो 30 लेस होगा, बट आपने अगर 60 किया तो 40 लेस होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, रेगुलर फास्ट ट्रैक में एग्जांपल देख के सब चीजें आपको समझा चुके हैं करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फॉरेन कंपनी की, जो मैं अभी बात करूंगा आने वाले 1 मिनट के लिए वो सिर्फ फॉरेन कंपनी की बात करूंगा, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी को इंडिया में कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटी पे, फॉरेन कंपनी को इंडिया में कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटी पे, या फिर इंडिया में कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, क्या क्या? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, और इनकम टैक्स में अगर इस पे रेट जो है, टैक्स रेट वो 15% से कम है, तो इस पे मैट नहीं लगेगा और आपको लेस करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट में डाल रखे हैं, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन कंपनी के केस में ये जो एडजस्टमेंट है ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के केस में है, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी को क्या हुआ, इंडिया से या तो किसी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है, जैसे एलटीसीजी 112 है जिसपे 10% टैक्स लगता है, तो सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन हुआ, या फिर उनको डिविडेंड मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जिसपे सेक्शन 115A में आपको पता है 15% से कम टैक्स लगता है, जैसे 5%, 10% वगैरह लगता है। तो 15% से अगर कम टैक्स रेट लग रहा है इन इनकम्स पे और पीएनडल के क्रेडिट साइड में डाली हुई है, इसको लेस कर दीजिए, इस पे मैट नहीं लगेगा। और इससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट साइड में डाल रखे हैं, तो इसको वापस से आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब इनकम को लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली खर्चे हैं वो हम अलाउ नहीं करेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी को रॉयल्टी मिलती है जो सेक्शन 115 बीबीएफ में टैक्सेबल होती है एट द रेट 10%, आपको पता है इंडिया में अगर पेटेंट डेवलप किया तो उस पेटेंट पे जो भी रॉयल्टी है उस पे आप टैक्स भर सकते हैं 10% की रेट से अंडर सेक्शन 115 बीबीएफ पे, तो उस केस में उस पे मैट नहीं लगेगा। तो अगर मान लो रॉयल्टी इनकम क्रेडिट साइड में दे रखी है, आप उसको लेस कर दीजिए, और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे हैं उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के पास में पहले किसी एसपीवी के शेयर थे, मैं जो बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, किसी एसपीवी के शेयर्स थे, एसपीवी में स्पेशल पर्पस व्हीकल के, और स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो शेयर्स थे ना, वो शेयर्स के बदले उसको बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली, उस शेयर्स के बदले, एसपीवी के शेयर्स के बदले बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली। तो जब एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज के टाइम पे अगर कोई भी प्रॉफिट डाला हुआ है पीएनडल के क्रेडिट में, आप उसको लेस कर दीजिए, या डेबिट साइड में कोई लॉस डाला हुआ है इसको आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये नोशनल प्रॉफिट और लॉस है। मींस एसपीवी के शेयर के बदले जब बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली, उस टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट और लॉस है, नोशनल है, इस पे मैट नहीं लगेगा। प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में डाल रखा है, लेस कर दीजिए, लॉस है डेबिट साइड में डाल रखा है, ऐड कर दीजिए। अब अगर मान लो इन फ्यूचर में आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, उनका कैरिंग अमाउंट चेंज होता है हर साल, कैरिंग अमाउंट की वजह से कोई प्रॉफिट, कैरिंग अमाउंट चेंज की वजह से कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, उस पे भी मैट नहीं लगेगा। पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर कैरिंग अमाउंट चेंज होता है, उसकी वजह से कोई प्रॉफिट बुक किया है, लेस कर दीजिए, या लॉस बुक किया है डेबिट साइड में, उसको आप ऐड कर दीजिए। लेकिन जिस टाइम पे आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को सेल करेंगे, और सेल के टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, सेल के टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दे रखा उसको भी लेस कर दीजिए, और लॉस अगर डेबिट साइड में दे रखा उसको ऐड कर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर फिर तो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची, उस पर मैट लगा ही नहीं, लगेगा इसी साल में। जिस साल में आपने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची ना, उस टाइम पे आप टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे पता है, कि जब आपने एसपीवी के शेयर खरीदे थे वो कितने में खरीदे थे, और अब बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट आपने कितने में बेची, तो एसपीवी के शेयर की जो कॉस्ट थी और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट की सेलिंग प्राइस, उसके बीच का जो टोटल प्रॉफिट और लॉस होगा उस पे मैट लगेगा उस ईयर में, जिस ईयर में आप सेल करेंगे। तो अब आप एक काम करिए, अगर टोटल प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट है, आप इसको ऐड कर दीजिए बुक प्रॉफिट में, और अगर लॉस होता है तो आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन से लेस कर दीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, इधर देखना,
लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी पे मैट नहीं लगेगा, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, पहले आप प्रॉफिट से स्टार्ट किया होगा, वो प्रॉफिट वापस लेस हो जाएगा। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो होती है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी पे मैट नहीं लगता। अब एक और चीज समझना, पीएनडल के डेबिट में अगर आपने अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस बुक किए हैं, नॉर्मली अभी करते नहीं है, पहले ऐसे कंपनीज लॉ में ऐसे प्रोविजन थे, पहले करते थे बट अब करते नहीं है, बट सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस है जो आपने पीएनडल के डेबिट साइड में डाले हुए हैं, तो वो आपको एडबैक करने हैं, वो अलाउ नहीं होते। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो आपने क्या किया पता है, कोई असेट को रिटायर कर दिया, कोई असेट को रिटायर कर दिया, असेट को ट्रांसफर कर दिया। जब आप असेट को रिटायर करते हैं, असेट को ट्रांसफर करते हैं, उस टाइम अगर उस असेट से रिलेटेड कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है, उस असेट से रिलेटेड कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो उसको पीएनडल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। भाई अगर कोई असेट को आप रिटायर करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और उससे रिलेटेड अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है, तो आपको पीएनडल के क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। अगर आपने नहीं डाला तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आप ऐड कर दीजिए। मैंने क्या बोला, अगर किसी असेट को जब आप ट्रांसफर करते हैं या फिर उसको रिटायर करते हैं, उस टाइम रीवैल्यूएशन रिजर्व में उस असेट से रिलेटेड कुछ बैलेंस बचा है, तो उसको पीएनडल के क्रेडिट साइड में ले जाइए। अगर आप पीएनडल के क्रेडिट साइड में नहीं ले जाते हैं, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको ऐड करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा। यह आपका पॉइंट नंबर 10 है, वो ऐड में वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है, बुक प्रॉफिट जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम जो भी तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कौन से वाले, इनकम टैक्स एक्ट वाले या कंपनीज एक्ट वाले, राइट आंसर इज कंपनीज एक्ट वाले। जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसमें से जो विच एवर इज लोअर रहेगा ना, वो आपको लेस करने को मिलेगा। क्या बोला मैंने, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो विच एवर इज लोअर रहेगा, वो आपको यहां पे लेस करने को मिलेगा। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जब तक वो सेट ऑफ नहीं होंगे तब तक विच एवर इज लोअर है वो आपको लेस करने को मिलेगा। मींस यहां पे दोनों में से विच एवर इज लोअर। फॉर एन एग्जांपल, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो 10 लाख है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 8 लाख है, तो आप 8 लाख लेस करेंगे। लेकिन एक चीज समझना, दो केसेस में क्या होगा पता है, यहां पे ये और है ना, ये और की जगह एंड बन जाएगा। मींस आपको दोनों चीजें लेस करने को मिलेगी। मींस जैसे 10 लाख और 8 लाख है, तो लोअर नहीं, टोटल 18 लाख आपको लेस करने को मिलेगा। कब, अगर किसी कंपनी की एप्लीकेशन है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड में करके, ठीक है, आईबीसी 2016 में सेक्शन 7 या 9 या 10 में उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, या फिर किसी कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी ऑफ दैट सब्सिडरी कंपनी के केस में सेक्शन 241 या 242 लग चुका है कंपनीज एक्ट का। और कंपनीज एक्ट का जो 241 242 लगता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि भैया उसके मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है और गवर्नमेंट मैनेजमेंट है वो अपॉइंट करती है, न्यू मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों चीजें हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों चीजें आपको लेस करने का मौका मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन, यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन पार्ट 1। अब एक चीज समझना, अगर जो कंपनी इंडेस फॉलो करती है, इंडेस का मतलब होता है, ऑब्वियसली इंडेस आपको पता है, ज्यादा मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। तो जो कंपनी इंडेस फॉलो करती है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने एडजस्टमेंट आपको समझाए वो तो करने ही पड़ेंगे, बट उसके अलावा कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 2 में समझाने जा रहा हूं। तो अगर कोई कंपनी है वो इंडेस फॉलो करती है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ता है कि उसको एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे। और वो एडिशनल एडजस्टमेंट कौन कौन से, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि भैया आप एक काम करिए कि उस कंपनी का ओसीआई अकाउंट को पकड़िए। जो मैंने एडजस्टमेंट आपको ऊपर बताया वो तो करना ही है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक ओसीआई अकाउंट को पकड़ रहे हैं। ओसीआई का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंट। अब एक चीज समझना, ओसीआई एक सेपरेट अकाउंट होता है, पीएनडल एक सेपरेट अकाउंट होता है। अभी तक आप जो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन वो पीएनडल के हिसाब से कर रहे थे। अब आप एक काम करिए, ओसीआई को पकड़िए और ओसीआई के क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी इनकम दे रखी है उस हेड में, कौन से हेड में, दैट इज income that will not be reclassified to P&L account, means ऐसी item that will not be reclassified to the P&L account in the future, means future में कभी वो reclassified to the P&L account नहीं होने वाली। तो भैया उस इनकम पे आप अभी मैट लगा लीजिए, आप उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि जो भी तुम्हारा ओसीआई अकाउंट है, ओसीआई मींस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम दे रखी है अंडर द हेड
दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। क्रेडिट साइड में दे रखी है, उसको आप ऐड कर दीजिए, अभी उस पे मैट लगा दीजिए। और डेबिट साइड में अगर कोई दे रखी है तो आप उसको लेस कर दीजिए, अभी आप मैट कैलकुलेशन में उसको अलाउ कर दीजिए। बट कौन सी वाली आइटम? आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल। एक बात बताओ, जो आइटम होती है ना दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल, वो तो जब रिक्लासिफाई होगी पी एंड एल में उस ईयर में मैट लग जाएगा ना। लेकिन यहां पे अभी आपको कौन सी आइटम लेनी है? ओनली आइटम विच इज नॉट रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल करके। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, आपने ओसीआई पकड़ा। ओसीआई के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है, दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल। क्रेडिट साइड में आइटम दे रखी है, आप इसको ऐड कर दीजिए। और डेबिट साइड में आपको अगर उससे रिलेटेड कोई लॉसेस दे रखे हैं, वो आप क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। लेकिन आप एक चीज समझना, इसमें दो चीजों को आप छोड़ देंगे, दो चीजों को आप छोड़ दीजिए। कौन कौन सा? एक तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो आप इंडिया 16 या 38 के हिसाब से बनाते हैं, या दूसरा गेन और लॉस फ्रॉम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और उसका गेन और लॉस है वो डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 109, उन दो चीजों को आप छोड़ दीजिए। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। पहले आप ओसीआई लीजिए। ओसीआई के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है, दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल। क्रेडिट साइड में आप उसको ऐड कर दीजिए, डेबिट साइड में आप उसको लेस कर दीजिए। बट दो चीजों को छोड़ दीजिए, एक तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को जो कि इंड AS 16 या 38 के हिसाब से बनता है, या फिर आपका जो गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई करके, जो आपका इंड AS 109 के हिसाब से रहता है। आप इसको इतना याद रखिए, गेन और लॉस इन द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो गेन और लॉस है एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस है, उन दोनों को आप टच मत करिए, उन दोनों का अभी कुछ नहीं करने का। तो आप मुझे ये पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो गेन और लॉस है डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसको अभी आप बोल रहे हैं कुछ मत करिए, तो क्या इस पे मैट नहीं लगेगा क्या? गाइस इस पे मैट लगेगा, लेकिन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका वो असेट है या इन्वेस्टमेंट है, जिस ईयर में आप रिटायर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, रियलाइज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो जिस ईयर में आपने उसको रियलाइज किया, ट्रांसफर किया, डिस्पोज किया, उस ईयर में जो टोटल प्रॉफिट है ना, वो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप ऐड कर दीजिए, और जो भी तुम्हारा टोटल लॉस है वो आप क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो इन्वेस्टमेंट का गेन और लॉस है डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, इसको अभी आप कुछ मत करिए, अभी आप कुछ मत करिए। जिस ईयर में आप उसको सेल करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज करते हैं, रियलाइज करते हैं, उस ईयर में जो टोटल प्रॉफिट है उसको आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में ऐड कर दीजिए, और अगर लॉस है तो उसको आप लेस कर दीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, जब भी कभी भी डीमर्जर होता है, अब मैं ओसीआई की बात नहीं कर रहा हूं, ओसीआई का वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जब भी डीमर्जर होता है तो तुम्हारा एक इंड AS होता है, दैट इज द इंड AS आपका 10, और इंड AS 10 का एक अपेंडिक्स ए होता है, वो ये बोलता है कि जब भी डीमर्जर होता है तो डीमर्जर में क्या होता है, डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है। इसको तुम्हारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला हुआ है, बोलते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर। इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में आपको बोला जाता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर, बिकॉज शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलते हैं। अब एक चीज समझना, आज की डेट में क्या होता है इंड AS में कि भैया, सब फॉर एन एग्जांपल, बुक वैल्यू ऑफ असेट जो डीमर्जर में असेट ट्रांसफर हो रही है उसकी बुक वैल्यू 500 करोड़ थी, लेकिन आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 700 करोड़ है, तो 200 करोड़ का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा डीमर्ज कंपनी को। ऐसा बोला हुआ है अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10 में। अब इंड AS 10 में ऐसा बोला हुआ है कि इस प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए, पी&एल के क्रेडिट साइड में डाला होगा, लॉ मेकर्स बोलते हैं इस पे मैट नहीं लगेगा, इसको आप लेस कर दीजिए, इस पे मैट नहीं लगेगा, इसको आप लेस कर दीजिए, और डेबिट साइड में अगर लॉस डाला हुआ है तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला कि जब भी डीमर्जर होता है और डीमर्जर के टाइम पे अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर किया, उसका फेयर मार्केट वैल्यू अलग है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट बुक किया जाता है पी&एल में। इन्होंने बोला उस प्रॉफिट पे मैट नहीं लगेगा, वो जो प्रॉफिट है या लॉस है उस पे मैट नहीं लगेगा। अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दे रखा है आप लेस कर दीजिए, डेबिट साइड में लॉस दे रखा है उसको आप ऐड कर दीजिए। अब एक बात समझना, जो रिजल्टिंग कंपनी है जब वो अपना मैट कैलकुलेट करेगी, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी, तो उसको भी जो असेट्स की वैल्यू है ना, वो पुराने वाले का जो बुक वैल्यू था वो ही लेना है, जो रीवैल्यूड किया था या जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ द मैट कैलकुलेशन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, ये तो एडजस्टमेंट आपको हर साल करने हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट ऐसा है जो सिर्फ आपको एक बार करना है, जिस ईयर में पहली बार आप इंड AS फॉलो करते हो। जिस ईयर में आप पहली बार इंड AS फॉलो करते हो तो उस ईयर में आपको पता है अपन ट्रांजिशन अमाउंट निकालते हैं।
तो जो भी तुम्हारा ट्रांजिशन अमाउंट आएगा, अगर वो ट्रांजिशन अमाउंट का प्रॉफिट है, मींस क्रेडिट बैलेंस है, तो उस पे 5 इयर्स में मैट लगेगा। अगर मान लो वो क्रेडिट बैलेंस है तो उस पे 5 इयर्स में मैट लगेगा, लेकिन अगर मान लो वो तुम्हारा डेबिट बैलेंस है तो 5 इयर्स में मैट कैलकुलेशन में उसको आपको अलाउ करने को मिलेगा। सो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, जो भी तुम्हारा ट्रांजिशन अमाउंट आता है, ट्रांजिशन अमाउंट कौन से ईयर में आएगा? जिस ईयर में आप पहली बार नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंड एस फॉलो करते हो, उस ईयर में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन अमाउंट निकालेंगे। और वो ट्रांजिशन अमाउंट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होता है या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उस पर मैट लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रांजिशन अमाउंट हम निकालेंगे कैसे? ट्रांजिशन अमाउंट किसको बोलते हैं? तो मैं बता दूं, ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब होता है आपका एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी। जो एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी, अब आपको पता है अदर इक्विटी इज नॉर्मली रिजर्व एंड सरप्लस करके, ठीक है। तो जो आपके एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी होते उसी को ट्रांजिशन अमाउंट बोलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का एडजस्टमेंट एज वेल एज द कैपिटल रिजर्व का एडजस्टमेंट को आपको कंसिडर नहीं करना। तो मैंने क्या बोला, आप एक काम करिए, ट्रांजिशन अमाउंट उस ईयर में निकालेंगे जिस ईयर में आप पहली बार इंड एस फॉलो कर रहे हैं। तो आप ट्रांजिशन अमाउंट निकालते टाइम आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी लेंगे। और एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी लेते टाइम आपको कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं लेना। कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको भी आपको उससे एडजस्टमेंट नहीं लेने। उसके साथ साथ में 5 एडजस्टमेंट और है जो आपको नहीं लेने हैं। पहला तो कौन सा, अगर मान लो एडजस्टमेंट है ऐसी आइटम का जो कि आपके ओसीआई का पार्ट है, और ओसीआई का पार्ट है, दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू द पीएनडल, मींस वो आइटम इन फ्यूचर में रीक्लासिफाइड टू द पीएनडल होने वाली है। तो जिस ईयर में रीक्लासिफाइड टू द पीएनडल हो जाएगी उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा, अभी आपको उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द आइटम दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू द पीएनडल इन द फ्यूचर, उसको एडजस्टमेंट को आप छोड़ दीजिए। दूसरा तो बड़ा सिंपल है कि आपका जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड या फिर तुम्हारा गेन और लॉस इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू द ओसीआई है, इन दोनों के रिलेटेड एडजस्टमेंट को भी आपको कंसिडर नहीं करना है ट्रांजिशन अमाउंट में, क्योंकि जिस ईयर में आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, सेल करेंगे, उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो आपका एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या इंटेंजिबल असेट है जो रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट, जैसा कि आप इंड एस 101 के हिसाब से करते हैं, पैराग्राफ D5 के हिसाब से, D7 के हिसाब से, उसको भी आप छोड़ दीजिए। तो ये भी यू कैन से दैट इज रिलेटेड टू द सिमिलर, जैसा रीवैल्यूएशन था वैसा का वैसा ही है। दैट इज एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पीपीई और इंटेंजिबल असेट रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आप छोड़ दीजिए। और आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज है या जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स है, जो फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनता है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वो भी आप छोड़ दीजिए। एज वेल एज द आपका जो कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस आता है ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन, कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसको भी आप छोड़ दीजिए। तो यहां पे मैंने बोला इन चीजों को आप छोड़ दीजिए, इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट आपके ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं आएंगे। तो देखिए, अगर मैं ट्रांजिशन अमाउंट की बात करूं तो ट्रांजिशन अमाउंट किसको बोलेंगे, एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी। लेकिन एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी में आपको क्या क्या नहीं लेना, एक तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आपका कैपिटल रिजर्व है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले एडजस्टमेंट नहीं लेने। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि मैंने आपको बोला कि अगर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आइटम है दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनडल, उसको छोड़ दो आप करके, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए करके, ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आप छोड़ दीजिए। आपका पीपीई है या फिर तुम्हारा पीपीई है, इंटेंजिबल एसेट है, फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनता है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आप छोड़ दीजिए। आपके सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स के जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनता है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आप छोड़ दीजिए। एंड कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड आपके जो भी एडजस्टमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड आप अभी मैट नहीं लगा रहे, ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं ले रहे, बट फ्यूचर में लगेगा। आंसर इज यस। सीधी सी बात है, अगर वो असेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जिस ईयर में आपकी वो असेट है या प्रॉपर्टी है, वो जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो, रिटायर करते हो, डिस्पोज करते हो, रियलाइज करते हो, उस ईयर में उस पे मैट लग जाएगा। और अगर मैं फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड बात करूं तो जिस ईयर में वो फॉरेन ऑपरेशन आप डिस्पोज ऑफ करोगे या अदरवाइज ट्रांसफर करोगे, उस ईयर में उस पे मैट लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, जो मैट है वो क्या ऑल कंपनीज पे लगता है? आंसर इज यस। डोमेस्टिक कंपनी पे भी लगता है, फॉरेन कंपनी पे भी लगता है, लेकिन इसमें एक दो एक्सेप्शन है। पहली चीज तो अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का DTAA है, लेकिन उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई पी नहीं है, तो उस पर मैट नहीं लगेगा। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला,
मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, वो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है, ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और उस कंपनी का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस पर मैट नहीं लगेगा। एग्जांपल के लिए मान लो गूगल है, गूगल है वो यूएस की कंपनी है, यूएस में है। अगर मान लो इंडिया यूएस का अग्रीमेंट है, वो यूएस की रेजिडेंट है, उनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस पर इंडिया में मैट नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ हमारा डीटीडब्ल्यूए है ही नहीं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ही नहीं, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा डीटीडब्ल्यूए नहीं है, और उस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर कंपनी लॉ, अंडर कंपनी लॉ कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उस पे भी मैट इंडिया में नहीं लगेगा, उस पे इंडिया में मैट है वो नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जिसपे सेक्शन 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB लगती है और वो इनकम को उस स्पेसिफिक रेट से डिस्क्लोज कर देते हैं, तो उस पे मैट नहीं लगेगा। एक बात बताओ, आपको याद रहेगा 44B मैंने पीजीबीपी में आपको बताया था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट होता है, उसका अगर इंडिया में शिपिंग बिजनेस है, मींस वो नॉन रेजिडेंट शिप लेके आता है, तो 7.5% उसका इनकम बनाते थे पीजीबीपी का इनकम। एयरक्राफ्ट बिजनेस के केस में यहां पे 44BBA लगता था जिसमें 5% होता था। 44BB क्या होता है, जब वो क्या करते हैं, वो पेट्रोलियम वगैरह उसके लिए अगर प्लांट एंड मशीनरी सर्विस सप्लाई करते हैं। एंड 44BBB क्या होता है, फॉरेन कंपनी जो है वो अगर टंकी प्रोजेक्ट वगैरह है वो इंडिया में एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनकी जो इनकम है वो स्पेसिफिक रेट से अगर टैक्सेबल हो रही है तो उन पे मैट नहीं लगेगा। अगर स्पेसिफिक रेट से टैक्सेबल हो रही है तो उनके केस में मैट नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, मैट क्रेडिट, जब भी आपका मैट ज्यादा है इनकम टैक्स से, तो जितना आपका मैट ज्यादा होता है, जितना आपने मैट ज्यादा पे किया, उसको मैट क्रेडिट बोलते हैं। अब ये मैट क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने ईयर्स के लिए, आप मैट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 15 असेसमेंट ईयर के लिए। तो इस साल का जो मैट क्रेडिट है उसको अगले 15 असेसमेंट ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, ये मैट क्रेडिट को आप यूज कौन से ईयर में कर पाएंगे? मैट क्रेडिट को आप यूज उस ईयर में करते हैं जिस ईयर में नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा है मैट से। देखो, नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा है मैट से, और जितना नॉर्मल इनकम टैक्स मैट से ज्यादा है उसके डिफरेंस तक ही आप मैट क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैट क्रेडिट बनेगा कब? जिस ईयर में मैट ज्यादा है नॉर्मल इनकम टैक्स से, उस ईयर में मैट क्रेडिट बनेगा, और उस मैट क्रेडिट को आप 15 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वो यूटिलाइज कौन से ईयर में होगा? जिस ईयर में आपका नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा आता है मैट से, उस ईयर में वो यूटिलाइज हो जाएगा। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ना, वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मैट के आगे ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स के आगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं, आपका जो मैट है, फॉर एन एग्जांपल मैट आया वो 1 लाख है, और भैया आपका इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स आपका 80,000 है, तो यहां पे आपका मैट क्रेडिट कितना बन जाएगा? 20,000। लेकिन मान लो आपको एफटीसी मिलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो 10% मिलता है, तो मैट के सामने 10,000 हो जाएगा, और बेटा इनकम टैक्स के सामने 8,000 हो जाएगा। तो यहां पे आपका नेट कितना होगा? इधर 90,000 होगा नेट, और इधर कितना होगा आपका? 72,000 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या आप कितना पे करेंगे? ऑब्वियसली आप 90,000 गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्वेश्चन ये आता है मैट क्रेडिट कितना होगा? क्या मैट क्रेडिट 20,000 होगा? आंसर इज नो, मैट क्रेडिट आपका 18,000 होगा। यहां पे 18,000 आपका मैट क्रेडिट होगा। तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर कभी कभी फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो होता है, जो सेक्शन 90, 90A, 91 के हिसाब से मिलता है, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर मैट के सामने ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स के सामने, तो जितना मैट के सामने ज्यादा है करके, ठीक है, उतने का आपको मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा। मींस मैट क्रेडिट यहां पे 20,000 नहीं रहेगा, मैट क्रेडिट विल बी द 18,000। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, ये जो मैट टॉपिक मैंने आपको सिखाया ना, ये मैट टॉपिक नहीं लगेगा अगर कंपनी 115BAA या BAB सेक्शन ले लेती है। 115BAA कौन सा होता है? वो वाला सेक्शन 115BAA जिसमें 22% की रेट से टैक्स पे करते हैं, और 115BAB वो वाला होता है जिसमें 15% की रेट से डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करती है। तो 115BAA या 115BAB अगर आप ले लेते हैं तो यहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, मींस मैट नहीं लगेगा। एज वेल एज द जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती है, एज वेल एज द जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती है, उस पर भी मैट नहीं लगता। तो देखिए, एक तो 115BAA या BAB लेते हैं तो मैट नहीं लगेगा, और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे मैट नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपको मैट लग रहा है, नॉर्मल इनकम टैक्स कम है, मैट पे करना है, तो क्या उसका एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा तो इंटरेस्ट 234BC वाला है वो भी आपको लगेगा। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो 234A का इंटरेस्ट है वो भी लगेगा। अब एक और चीज समझना, क्या असेसिंग ऑफिसर जो है
वो यहां पे जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं एडलेस वाले, इसको छोड़ के और कोई एडजस्टमेंट कर सकता है? आंसर इज नो। यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एओ के पास ऐसा पावर नहीं है। एओ जो है वो सिर्फ ये चेक कर सकता है कि यहां पे जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो आपने किए है या नहीं, और आपका जो पीएनडल है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से है या नहीं, बस करिए, ठीक है। उतना ही वो देख सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को एक बार देख लीजिए, दैट इज रिलेटेड टू द मैट क्रेडिट, और उसके बाद हम चालू करते हैं। एक अमेंडमेंट इस बार आया है वो वाला। अब एक अमेंडमेंट है इस साल से, और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है समझने की कोशिश करता है। यहां पे होता क्या, एक बात बताइए, अपन ने बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, मैट कैलकुलेट किया। अब यहां पे होता क्या है, बहुत बार आपको पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, जिसको हम लोग अप्पा बोलते हैं, सेक्शन 92 सीसी। या एक और एडजस्टमेंट होता है, दैट इज द सेकेंडरी एडजस्टमेंट, पता है 92 सीई के हिसाब से सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो अगर अप्पा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, जो इनकम होती है ना वो पुराने ईयर्स की होती है, लेकिन वो इस साल में टैक्सेबल हो जाती है। जो इनकम बनती है, देखिए अप्पा की वजह से, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की वजह से, या फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से, आप क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट में इनकम है वो करंट ईयर में बनाएंगे। कंपनीज एक्ट में आप इनकम है वो करंट ईयर में बनाएंगे, तो बुक प्रॉफिट है वो इस साल का बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो कोई इनकम है वो किसी पर्टिकुलर ईयर, प्रीवियस ईयर 18-19 से रिलेटेड थी, लेकिन वो उस साल में तो टैक्सेबल हुई नहीं, कंपनीज एक्ट में उस साल में तो लिया नहीं, लेकिन यहां पे हुआ क्या, सेकेंडरी एडजस्टमेंट हुआ, या फिर आपका अप्पा की वजह से ये इनकम इस साल में आपको कंपनीज एक्ट के जो पीएनडल है उसमें इंक्लूड करनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है ना इस साल का आपका मैट बढ़ जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने एक रिबेट दिया है, इन सब चीजों से बचने के लिए इन्होंने एक रिबेट दिया है। और वो रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, यहां पे मैंने आपको ये दे रखा है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना, और वो रिबेट इस साल के मैट में से लेस हो जाएगा। तो आप इस साल जो भी बुक प्रॉफिट होगा उस पर 15% मैट लेंगे, उस मैट में से एक रिबेट लेस होगा। अभी रिबेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रिबेट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस साल का मैट निकालना है इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर इनकम, मींस जो पहले के ईयर का इनकम था, जो पास्ट ईयर्स का जो बुक प्रॉफिट था वो इंक्लूड करते हुए इस साल का आप मैट निकालिए पहले। दूसरा, आप एक काम करिए कि इस साल का मैट निकालिए एक्सक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम। जो पास्ट ईयर इनकम अभी इस साल में टैक्सेबल हो रही है ड्यू टू द सेकेंडरी एडजस्टमेंट या अप्पा की वजह से, उसको आप हटा दीजिए और करंट ईयर का आप मैट निकालिए। अब आप एक काम करिए, ए माइनस बी करिए, और ए माइनस बी जो भी आता है उसमें से फिर लेस कर दीजिए सी माइनस डी। जो सी माइनस डी आएगा उसको आप लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर रिबेट। लेकिन सी का मतलब क्या है यहां पे, तो सी का मतलब उस ईयर का, जिस ईयर से वो इनकम बिलोंग करती है, उस ईयर का आप मैट निकालिए इंक्लूडिंग दैट इनकम, मींस जो इंक्लूडिंग दैट इनकम जो अभी टैक्सेबल हो रही है, बट उस ईयर का आप मैट निकालिए इंक्लूडिंग दैट इनकम करके, ठीक है। और उसमें से माइनस कर दीजिए उस ईयर का मैट निकालिए एक्सक्लूडिंग दैट इनकम करके, ठीक है। तो यहां पे सी माइनस डी कर लो, ए माइनस बी कर लो। अब एक बात बताओ, ए माइनस बी जो करेंगे और सी माइनस डी करेंगे, उसके बीच का जो डिफरेंस है उतना आपको इस साल में रिबेट मिल जाएगा। लेकिन ये वाली जो अमेंडमेंट है ये ऑप्शनल है, अगर कंपनी चाहे तो ऐसा एक फॉर्म बनाया उन्होंने, वो फॉर्म भर के दे सकती है, और फॉर्म भर के देंगे तो इस साल का मैट है वो कम हो जाएगा। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे, क्योंकि ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया, देखिए प्रीवियस ईयर 21-22 अपना करंट प्रीवियस ईयर है, इस साल का बुक प्रॉफिट है वो 90 लाख है, लेकिन इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 ऑफ 20 लाख। तो इस साल का बुक प्रॉफिट अगर मैं ट्रू वाला बोलूं तो 70 लाख ही होना चाहिए था। बट अगर आपका कोई भी अप्पा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से इनकम ऐड हुआ और यहां पे इस साल का बुक प्रॉफिट 90 लाख हो गया, तो आप एक काम करिए, इस साल आपका मैट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैट कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली पहले तो अपन 90 लाख लेंगे, तो 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 4%, तो आपका 14,04,000 है ये मैट आएगा। लेकिन अब आपको एक रिबेट मिलेगा, ये रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करिए कि इस साल का मैट इंक्लूडिंग दैट पास्ट ईयर का इनकम को इंक्लूड करके मैट निकालिए। तो पास्ट ईयर की इनकम को इंक्लूड करके मैट निकालेंगे तो 90 लाख पे आएगा, और वही 14,04,000 आएगा। अब आप एक काम करिए, इस साल का मैट निकालिए एक्सक्लूडिंग दैट पास्ट ईयर इनकम। तो मैं एक्सक्लूड कर देता हूं पास्ट ईयर इनकम को, 20 लाख को हटा दो, तो 70 लाख पे निकालिए। तो 70 लाख पर 15% प्लस 4% करिए, दैट इज आपका 10,92,000 आएगा। और ये 10,92,000 आप एक काम करिए, 14,04,000 में से 10,92,000 को लेस कर दीजिए, तो ए माइनस बी का डिफरेंस आया 3,12,000। अब आप एक काम करिए, ये जो इनकम है 20 लाख जो इस साल का बुक प्रॉफिट में ऐड हुआ है, ये 18-19 से रिलेटेड था। अब आप देखिए 18-19 का रियल में आपका बुक प्रॉफिट कितना था, तो आपको पता चला 18-19 का आपका बुक
प्रॉफिट की जगह बुक लॉस था उस साल का, और उस साल का बुक लॉस है वो कितना था, 7 लाख था। तो अब आप एक काम करिए, 18-19 में अगर ये 20 लाख उस ईयर में बुक प्रॉफिट में ऐड होता तो आपका मैट कितना आता। तो यहां पे मैंने क्या किया, टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 इंक्लूडिंग दैट 20 लाख। तो एक बात बताइए, 7 लाख का लॉस था, 20 लाख को मैं ऐड करूंगा तो 13 लाख का पॉजिटिव बुक प्रॉफिट आएगा, और 13 लाख के पॉजिटिव बुक प्रॉफिट पे अगर आप 13 लाख पे पॉजिटिव बुक प्रॉफिट पे 15% प्लस आप 4% करेंगे, इट्स कम्स टू द 2,02,800। अब एक काम करिए, उस साल में अगर मान लो ये तुम्हारा 20 लाख को एक्सक्लूड करके आप मैट निकालिए, तो एक्सक्लूड करके तो बुक लॉस था, तो लॉस के केस में ऑब्वियसली नील आता, तो यहां का डिफरेंस आ गया 2,02,800। अब आप एक काम करिए, 3,12,000 में से 2,02,800 को लेस कर दीजिए, आपके पास डिफरेंस बच गया 1,09,200, और आपका 14,04,000 में से 1,09,200 है, इतने का आप लेस कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड योर रिबेट, और इस साल में आपको जो मैट पे करना पड़ेगा दैट इज द 12,94,800 है, उतना मैट है वो आपको इस करंट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज वन अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021, बट दिस इज द ऑप्शनल अमेंडमेंट। ऑप्शनल का मतलब आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, कंपनी के लिए ऑप्शनल है। कंपनी अगर चाहे, अगर वो एक फॉर्म भर के देती है तो उसको ये रिबेट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब एक चीज समझना, मैंने आपको पहले मैट पढ़ाया, अब मैं AMT पढ़ा रहा हूं। मैट वाज एप्लीकेबल टू कंपनी, AMT इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी। मींस कंपनी को छोड़ के बाकी जितने भी एसएससी है उस पे AMT लगेगा। AMT की चार्जिंग सेक्शन होती है 115JC। अब 115JC क्या बोलती है कि जो भी आपका नॉर्मल टैक्स होता है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो इनकम टैक्स आता है, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। ये 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है ना, इसी को बोला जाता है AMT। जो 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है, इसी को बोला जाता है AMT करके, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, मैट 15% था, ये तुम्हारा 18.5% है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका यूनिट है वो IFSC में लोकेटेड है, आपका यूनिट है वो IFSC में लोकेटेड है करके, ठीक है, और आपकी जो इनकम है वो फॉरेन करेंसी में होती है, तो यहां पे आपका 18.5% की जगह आपका 9% की रेट से AMT लगेगा। लेकिन एक बात बताओ सर, AMT के लिए आप बोल रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% करिए, तो सर 18.5% तो हम करेंगे, क्या इसमें सरचार्ज जोड़ेंगे? यस, डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम जैसे इंडिविजुअल HUF AOP भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है 25%, एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% है, वो सरचार्ज जोड़ेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आप जोड़ेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना कैसे? अब एक बात बताऊं, मैट में बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कितना टाइम लग गया, लेकिन यहां पे AMT में एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना सिर्फ 2 मिनट का काम है। कैसे निकालेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टोटल इनकम ले लीजिए। मींस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप टोटल इनकम ले लीजिए। इन सिंपल वर्ड बता दूं, नेट टैक्सेबल इनकम जो होती है, जिसको अपन टोटल इनकम बोलते हैं, आप NTI ले लीजिए। अब एक चीज समझना, अगर आपने 3 तरह के डिडक्शन लिए हैं तो उसको एड बैक कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपने 10AA का SEZ का डिडक्शन लिया है उसको आप एड बैक कर दीजिए। दूसरा, अगर आपने 35AD का, जो 14 बिजनेसेस होते हैं, होटल, हॉस्पिटल एंड वो सब स्लरी पाइपलाइन एंड ऑल, वो लिया है, उसको आप एड बैक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, बट कौन से वाले, इनकम बेस्ड डिडक्शन लिए हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो इनकम बेस्ड डिडक्शन लिए हैं, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम एक्सेप्ट ATP, इसका मतलब ATIA से लेके और ATRRB तक आपने कोई डिडक्शन लिए हैं तो उसको आप ऐड बैक कर दीजिए। एक चीज समझना, यहां पे ATJJAA भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ATJJAA है तो एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन, बट भैया वो इनकम बेस्ड डिडक्शन में लिखा हुआ है। क्योंकि आप डिडक्शन टॉपिक को जाके देखेंगे बेयर एक्ट से, तो उसमें लिखा हुआ है अंडर द हेडिंग C, और अंडर द हेडिंग जिस चैप्टर 6 से में अंडर द हेडिंग C में होते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शन, तो आपको ATJJAA है तो उसको भी आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 10AA का डिडक्शन है उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद 35AD का डिडक्शन लिया है उसको ऐड कर दीजिए, और ATIA से ATRRB तक के डिडक्शन है एक्सेप्ट ATP। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप एक काम करिए कि नेट टैक्सेबल इनकम लीजिए। NTI में आप क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA लिया उसको ऐड कर दीजिए, 35AD लिया ऐड कर दीजिए, ATIA टू ATRRB लिए है उसको ऐड कर दीजिए। अब एक चीज समझना, जब आपने 35AD का डिडक्शन लिया होगा तो ऑब्वियसली आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिला होगा। अब आप एक काम करिए, डेप्रीशिएशन लेस करिए। अगर 35AD डिडक्शन ना लिया होता तो डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता, मींस डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35AD डिडक्शन इज नॉट क्लेम, तो कितना डेप्रीशिएशन अलाउ होता वो लेस कर दीजिए। जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम। अब ये एडजस्टेड
एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप 18.5% लेंगे, सरचार्ज अगर लगता है तो लगाएंगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे, और नॉर्मल इनकम टैक्स विच एवर इज हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, आप है ना, आपके ऑफिस में ये टॉपिक आपने नहीं देखा होगा, इसका दो रीजन है। पहली रीजन तो ये कि आपके ऑफिस में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये डिडक्शन लेता है। अगर कोई पर्सन ये डिडक्शन लेता है, ऐसा आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट ही आपको नहीं मिला होगा करके, ठीक है। तो जब ये क्लाइंट मिला ही नहीं तो उसका क्या होता है, एनटीआई और एटीआई दोनों सेम होता है, तो एनटीआई जो है उस पर 30% नॉर्मली टैक्स लगता है, तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ जाएगा। एक और चीज ये आती है कि अगर लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में, अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम है, ये अप टू 20 लाख है तो भी एएमटी नहीं लगेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है तो उस केस में आपका एएमटी है वो एएमटी नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको 10AA दिख जाए, 35AD दिख जाए, या 80IA to 80 RRB दिख जाए, तो समझ लेना ये एएमटी का क्वेश्चन है। एग्जामिनर सिर्फ इतना कैलकुलेट करने को बोलेगा कि टैक्स कैलकुलेट करो, और टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपको एएमटी को कंसीडर करना है, एएमटी भी कैलकुलेट करना है, ये इनबिल्ट है, उसके अंदर ही ऐसा बोला जाता है, ये ध्यान रखना करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एएमटी नहीं लगेगा अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ले लेते हो या 115 बीएडी लेते हो। ये मैंने आपको बीएससी और बीएडी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं। बीएससी वो 6 स्लैब रेट वाली, और बीएडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। तो अगर आप 115 बीएससी या बीएडी ले लेते हो तो उस केस में आपको एएमटी नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, एएमटी क्रेडिट है वो सेम वैसे ही चलेगा जैसा मैट क्रेडिट चलता था। मींस जिस ईयर में एएमटी ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, उस ईयर में एएमटी क्रेडिट बनेगा, और जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा होता है एएमटी से, उस ईयर में आप उसका क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और इसको 15 असेसमेंट ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं करके, ठीक है। और यहां पे भी अगर मान लो एएमटी के सामने तुमको फॉरेन टैक्स क्रेडिट ज्यादा है मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स के सामने, तो भैया आपको जितना ज्यादा मिल रहा है उतना आपको एएमटी क्रेडिट आगे कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने यहां पे एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द रिवीजन, दैट इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, दैट इज एसईजेड। अब एक बात समझना, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर, पहली चीज तो एक बात बता दूं, ये डिडक्शन आपको जीटीआई के बाद लेना है। हाँ, ऐसा नहीं कि बिजनेस के अंदर ही, जैसे 35AD बिजनेस के अंदर ही ले लेते हैं, इस डिडक्शन को आप जीटीआई के बाद लेंगे। मींस ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद ये डिडक्शन लेंगे। ये डिडक्शन उन लोगों को मिलता है जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। और एक और चीज समझना, आपको अप्रूवल मिल जानी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की वगैरह, वो 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक अप्रूवल मिल जानी चाहिए। और आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया है टिल 31 मार्च 2021 तक, मींस 31 मार्च 2020 तक अप्रूवल हो जानी चाहिए, और 31 मार्च 2021 तक आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू कर दिया है तो ही इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। अभी अगर आप चालू करोगे इस साल में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन मिलता है 15 ईयर्स के लिए। 15 ईयर्स में से जो फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन रहता है उसमें जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% डिडक्शन मिलेगा, और उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% और जितना आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सेकंड 5 इयर्स के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एंड थर्ड 5 ईयर के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट बोलते किसको है? तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप एक काम करिए, जो यूनिट आपके एसईजेड में लोकेटेड है उसका पीजीबीपी का इनकम कितना है वो ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय कर दीजिए टोटल टर्नओवर। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका पीजीबीपी का इनकम है ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर, आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब यहां पे एक और चीज समझना, आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते टाइम एक्सपोर्ट टर्नओवर में वही वाला पैसा लेंगे जितना आपने इंडिया में रिपेट्रिएट कर दिया अप टू द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। मींस आरबीआई जितना टाइम प्रिस्क्राइब करेगा उस पीरियड में जितना आपने इंडिया में पैसा रिपेट्रिएट कर दिया, पैसा ला लिया, वही आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा। लेकिन टोटल टर्नओवर में टोटल टर्नओवर आएगा करके, ठीक है, जितना पैसा आया नहीं आया सब इसमें आ जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर आपने इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोला है विद द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के अप्रूवल से इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोला है और उस अकाउंट में अगर पैसा डिपॉजिट हो गया है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा वो पैसा इंडिया में आ गया है और उस पे आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जब आप ये एक्सपोर्ट टर्नओवर या टोटल टर्नओवर निकालते हैं ना,
इसमें हमेशा ध्यान रखना, आप फ्रेट है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, एज वेल एज द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। जैसे फ्रेट है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, या फिर एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विस। मींस इंडिया के बाहर कोई आप सर्विस प्रोवाइड करने गए थे और आपने कोई खर्चे किए, उसका खर्चे का रीएंबर्समेंट लिया है, दैट इज नॉट कवर्ड इन योर एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज द टोटल टर्नओवर। ये कोई टर्नओवर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, फ्रेट, इंश्योरेंस या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, या इंडिया के बाहर आपने कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की थी, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर इंकर किए, ये आपके टोटल टर्नओवर एज वेल एज द एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। एक और चीज समझना, अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, या सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, या फिर आपका कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, ये भी कोई टर्नओवर में नहीं आएगा। एज वेल एज एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप पीजीबीपी का इनकम लेंगे तो पीजीबीपी की इनकम में तो ये आएगा, पीजीबीपी की इनकम में तो ये आएगा कौन सा, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, एज वेल एज ड्यूटी ड्रॉबैक, ये टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। लेकिन ध्यान रखना, जब आप डिडक्शन पर्पस के लिए जो पीजीबीपी लेंगे उसमें ये नहीं लेंगे। जब डिडक्शन पर्पस के लिए, पहली चीज तो ये टर्नओवर नहीं है, दूसरी चीज जब आप पीजीबीपी का इनकम लेते हैं डिडक्शन पर्पस के लिए, मींस यहां 10AA का डिडक्शन निकालने के लिए जो पीजीबीपी का इनकम लेंगे उसमें से कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है एंड सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, उसको आप हटा देंगे, ये यहां पे नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, आपको लास्ट 5 ईयर जो होता है, दैट इज 11 to 15 ईयर, उसमें डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपको एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जो पैसा डाला था उसका यूज कहां होना चाहिए? उसका यूज होना चाहिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करेंगे और उसको पुट टू यूज करेंगे विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व वाज क्रिएटेड। तो जिस ईयर में आपने रिजर्व क्रिएट किया था उस ईयर के एंड से 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड करना है और उसको पुट टू यूज करना है। अब एक चीज समझना, अगर मान लो वो 3 इयर्स में आपने नहीं किया तो 4th ईयर में वापस से वो आपकी इनकम बन जाएगी, या फिर इन बिटवीन आपने कहीं पे मिस यूटिलाइजेशन कर दिया तो जिस ईयर में मिस यूटिलाइजेशन किया उस ईयर में वापस से आपकी वो इनकम बन जाएगी जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये डिडक्शन लेते हैं तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, और ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट की ड्यू डेट होती है, मींस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीने पहले जो ऑडिट की ड्यू डेट है, ऑडिट की ड्यू डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब जो भी आप प्लांट एंड मशीनरी यूज करेंगे वो न्यू होना चाहिए। सेकंड हैंड नहीं चलेगा, बट सेकंड हैंड हो सकता है या तो 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी का, या फिर इंडिया के बाहर से अगर आपने कोई सेकंड हैंड इंपोर्ट किया है जिसपे डिडक्शन इनकम टैक्स में कभी नहीं लिया गया है, वो प्लांट एंड मशीनरी कितना भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस न्यू होना चाहिए। पुराने बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिट अप है तो इस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिजनेस शुड बी द न्यू बिजनेस होना चाहिए तो ये आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे 2 एक्सेप्शन डाले हुए हैं। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से? एक तो ये एक्सेप्शन जो दोनों डाले हुए हैं वो आईटी कंपनी से रिलेटेड है करके, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस ने क्या किया, अपना एक यूनिट है वो अभी एसईजेड में लगाया। तो इन्फोसिस क्या करता है, बहुत बार अपने पुराने एम्प्लॉय है वो पुराने एम्प्लॉय को वहां पे ट्रांसफर करता है, न्यू यूनिट में जो एसईजेड में लगाई है वहां पे ट्रांसफर करता है। तो असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि नहीं आपका बिजनेस नया का है, जब पुराने एम्प्लॉय आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, इन्फोसिस है वो एसईजेड में यूनिट खोला है, वहां पे पुराने एम्प्लॉय ट्रांसफर कर रहा है, तो ये कहां नया बिजनेस है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने ये बोलती है कि इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए सिर्फ, कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या करती है, एसईजेड में यूनिट लगाती है और अपने जो एसईजेड में जितने टोटल पहले साल में न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट हुए ना, टोटल न्यू एम्प्लॉय है करके, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में आपका 50% या उससे कम, एटलीस्ट मतलब हो सकता है 50% से ज्यादा नहीं, 50% या उससे कम है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं तो भी माना जाएगा न्यू बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला कि एसईजेड में जितने भी एम्प्लॉय रिक्रूट हुए, जितने भी एम्प्लॉय है एसईजेड में यूनिट जो है उसमें टोटल एम्प्लॉय मतलब पुराने वाले जो ट्रांसफर किए एज वेल एज नए एम्प्लॉय जो रिक्रूट किए, उस टोटल में आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपने जो ट्रांसफर किए वो 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मींस अप टू 50% होने चाहिए करके, 50% या उससे कम होने चाहिए। और एक और चीज समझना, इस साल इन्फोसिस ने जितने नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं, उस नए एम्प्लॉय जितने भी रिक्रूट किए हैं उसमें एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा है वो एसईजेड यूनिट में रिक्रूट होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है करके, ठीक है, तो उस केस में ये दोनों कंडीशन अगर मान लो आपकी सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है, ये माना जाएगा ये यूनिट न्यू ही है। तो पहली कंडीशन तो क्या थी कि भैया आपका जो एसईजेड में टोटल एम्प्लॉय है उसमें पुराने वाले एम्प्लॉय आप 50% तक हो सकते हैं, और इस साल में जो कंपनी ने टोटल नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं एटलीस्ट जो 50% है वो एसईजेड यूनिट के लिए रिक्रूट करने हैं, तो उस केस में ये माना जाएगा आपका बिजनेस न्यू है। अब एक और चीज समझना,
अगर कोई एसईजेड यूनिट में आपका यूनिट है, लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो क्लाइंट प्लेस पे जाके करते हैं, और क्लाइंट प्लेस पे जाके सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो उस केस में भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, मिल जाएगा। आपने अगर सिर्फ मैन पावर सप्लाई किया, मैं सिर्फ इंजीनियर सप्लाई किए थे, तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। अब एक बात समझना, अगर ओनरशिप चेंज हो जाती है तो ओनरशिप चेंज के केस में भी क्या नया वाले ओनर को डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, मिल जाएगा। आप कभी कभी एसईजेड यूनिट ट्रांसफर कर देते हो, जैसे आपकी पहले मदुरई एसईजेड में था और आपने मान लो सूरत एसईजेड में आ गया है, तो आपने मान लो 7 इयर्स के लिए डिडक्शन वहां पे ले रखा था, तो रिमेनिंग 8 इयर्स के लिए डिडक्शन है वो आप नई वाली जगह पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये एक सर्कुलर है जो सीबीडीटी का है करके, ठीक है। चलिए, सो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है मैट, एएमटी और एसईजेड, और ये आप ढंग से पढ़ना और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना, इजीली आप लोगों से हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए, एटलीस्ट 8 मार्क्स, कभी कभी 10 मार्क्स वगैरह है, 12 मार्क्स तक भी जाते हैं कभी एमसीक्यूज वगैरह आप देखोगे तो इतना ज्यादा कवरेज है वो ये टॉपिक करते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से इसको रिवाइज करना है और साथ साथ में जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आपको करना है करके, ठीक है। चलिए गाइस, उसके बाद में अभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, बार बार मैं बोलते रहूंगा। आपको अपनी लाइफ में ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होता। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस, आपका जो पास होना है या आपको आगे बढ़ना है, अगर आप पास होंगे तो वो आपकी वजह से होंगे, अगर आप पास नहीं होते हैं तो उसमें भी आप ही का रोल है और किसी का रोल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको पास करा सकता है, या कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको फेल करा सकता है। आप खुद ही हो करके, ठीक है, आप खुद ही हो जो ये कर सकते हैं। सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ में मैं बता दूं, अभी जिस मोड पे आप हो, जब सीए फाइनल में हो, आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, बिकॉज ये एग्जाम जब आप क्रैक करेंगे आपके सामने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलेगी, बहुत सारी चीजें नई नई है वो आपको सीखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीजें पढ़ना नहीं पड़ेगा यार, सबसे बड़ी चीज है पढ़ना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहने की ट्राई करिए, थोड़ा सोशल मीडिया और मोबाइल्स वगैरह है उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए। इसका भी फास्टिंग करिए कि 5 दिन तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे करके, ठीक है। 5 दिन के बाद आप मोबाइल देख सकते हैं, 5 दिन तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे, 5 दिन तक आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ऐसा अपने आप को कमिटमेंट करिए और उस कमिटमेंट पे पूरे खरे उतरिए करके, ठीक है। और देखो, बाकी सब शादी पार्टी या फंक्शन सेरेमनी है वो तो सब होती रहेगी। मैंने को बहुत बार बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, बोले नहीं नहीं वो मामा की लड़की की शादी थी तो मैंने एग्जाम नहीं दिया करके, ठीक है। मुझे सच में बहुत बार ऐसा लगता है यार, मामा की लड़की की शादी ऐसे भी हो जाती है करके, ठीक है। तुम नहीं गए होते, तुम्हारे घर वाले जाएंगे तो भी हो जाएगी, और मामा को इतना बुरा मानने वाले नहीं है। बट तुम्हारी लाइफ जो है ना, उससे जुड़ा हुआ ये एग्जाम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये पहले एग्जाम पे फोकस करना है, बाकी सब चीजें हैं वो बाद में हो जाती है। मैं बता दूं, जो आदमी जीत जाता है ना उसके साथ में सब खड़े रहते हैं, जिस दिन आप हार जाते हो ना उसके साथ में कोई नहीं रहता है इस दुनिया में, वो हमेशा अकेला रहता है करके, ठीक है। जो जीत जाता है उसके लिए बड़ा हो हल्ला होता है, बड़ा शोर होता है, हर कोई क्रेडिट लेता है, लेकिन जब आप हार जाते हैं ना उसके साथ में कोई नहीं होता, वो अकेला बंदा खुद होता है करके, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि जीतना है या अपने को हारना है। जीतना है ऑब्वियसली करके, ठीक है। ये आपके पास टाइम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, और आपके दिमाग में उसका कोई ऑल्टरनेटिव होना ही नहीं चाहिए। नथिंग, नो ऑल्टरनेटिव। आप हार, आप जो फेलियर है उस वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए जो जो आपको लगता है, जितना आपको लगता है, जस्ट आप करते जाइए। गिव योर 100%। मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%। ICI will give you 50% and we need only 50% to crack this particular एग्जाम करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आज मैंने आपको मैट, AMT, SEZ रिवाइज कराया। अगले लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे, दैट इज आपका पार्टनरशिप फर्म है, और उसके साथ में बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, AOP BOI है, ये वाले टॉपिक है वो अपन अगले लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।